एमए उत्तरार्ध हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान इकाई वाक्य विज्ञान। और इस इकाई वाक्य विज्ञान के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं वाक्य परिवर्तन के विभिन्न कारणों की। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा के अन्य अंगों ध्वनि, पद, शब्द, अर्थ आदि की भांति ही वाक्यों में भी परिवर्तन होता है। किसी भी भाषा के विकास का जब हम ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें ये बात सहज रूप से ही स्पष्ट हो जाती है कि हम आज जिस रूप में उस भाषा को देख रहे हैं यह भाषा का पूर्व रूप नहीं था। तो जब भाषा का वह पूर्व रूप नहीं होता तो वाक्य रचना में भी पहले और वर्तमान में अंतर दृष्टिगत होता है। वाक्य परिवर्तन में पद क्रम, अन्वय तथा नियंत्रण आदि की दृष्टि से जब परिवर्तन होता है तो वह वाक्य परिवर्तन कहलाता है। भारतीय भाषाओं की विभिन्न भाषाओं में प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक वाक्य रचना हमें परिवर्तित रूप में ही दिखाई पड़ती है। इस वाक्य परिवर्तन के निम्नलिखित प्रमुख कारण माने जाते हैं, जिनमें प्रमुख हैं अन्य भाषाओं का प्रभाव, विभक्तियों का घिस जाना, स्पष्टतः, बलाघात, मानसिक स्थिति, प्रयत्न लाघव, अनुकरण की प्रवृत्ति, नवीनता का प्रयास, अज्ञानता और परंपरावादिता। ये वे कुछ प्रमुख कारण हैं जिनके कारण हमारे यहाँ वाक्य परिवर्तन की स्थिति भाषा में उत्पन्न होती है। हम पहले कारण को स्पष्ट करते हैं। पहला कारण है अन्य भाषाओं का प्रभाव। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा हिंदी की वाक्य रचना पर फारसी तथा अंग्रेजी भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फारसी और अंग्रेजी भाषा के शासकों का हमारे यहाँ पर लंबे समय तक शासन रहा है। होता क्या है कि जो शासन की भाषा होती है धीरे धीरे वही शासित अर्थात जनता की भी भाषा हो जाती है, या जनता पर भी उस शासन की भाषा का प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगता है। उदाहरण के रूप में हिंदी में चूंकि लगाकर वाक्य बनाने का जो प्रचलन है वो फारसी भाषा का प्रभाव है, तथा हम हिंदी में जिन बड़े बड़े वाक्यों की रचना करने लगे हैं उस वाक्य रचना पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव है। प्रायः हम किसी दूसरे व्यक्ति के वाक्य को उद्धृत करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे उसने कहा है कि मैं कल आऊँगा के स्थान पर उसने कहा है कि वह आएगा भी अंग्रेजी की ही वाक्य रचना का प्रभाव है। इसी प्रकार संस्कृत में अथ और इति लगाकर वाक्यों में प्रयोग किया जाता था। अब इनके स्थान पर इन्वर्टेड कॉमर्स का प्रयोग भी अंग्रेजी भाषा की ही देन है या अंग्रेजी भाषा का ही प्रभाव है। मैं आऊँगा, राम ने कहा, ठीक है, लक्ष्मण ने स्वीकार किया आदि वाक्य रचना भी अंग्रेजी से ही प्रभावित है। इसी प्रकार राम जाता है घर, वहाँ वह खाता है खाना और फिर लौट जाता है अपने दफ्तर। इस प्रकार कर्म से पूर्व क्रिया का प्रयोग भी अंग्रेजी भाषा का ही प्रभाव है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी की वाक्य रचना पर फारसी तथा इससे भी अधिक अंग्रेजी की वाक्य रचना का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, तथा इस प्रभाव से हिंदी के वाक्यों में परिवर्तन हो गया है। दूसरा कारण है विभक्तियों का घिस जाना। भाषाओं के विकासात्मक अध्ययन में हम ये पाते हैं कि प्रारंभ में जो भाषाएं संयोगात्मक होती हैं तथा बाद में वियोगात्मक हो जाती हैं, उस भाषा में धीरे धीरे संबंध तत्व या विभक्तियां घिस जाती हैं।
संयोगावस्था की विभक्तियों का स्थान सहायक शब्द और परसर्ग ले लेते हैं। इस परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव वाक्यों में पद क्रम पर दिखाई देता है। भाषा की संयोगावस्था में वाक्य में पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता था, किंतु संयोगावस्था में वाक्य में पदों का क्रम निश्चित हो जाता है। इस कारण वाक्य रचना में भी बहुत परिवर्तन हो जाता है। भारोपीय परिवार की प्राचीन तथा आधुनिक भाषाओं की तुलना से यह बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है। संस्कृत की तुलना में हिंदी में भी पद क्रम लगभग निश्चित हो गया है और उस पद क्रम के अनुकूल हम वाक्यों का प्रयोग करने लगे हैं या वाक्यों की रचना करते हैं। तीसरा कारण है स्पष्टता। कई बार हम ये देखते हैं कि श्रोता हमारी बात को स्पष्ट रूप से सुनेगा अथवा नहीं। उस कारण के से भी हम अपने वाक्यों की रचना में और अधिक स्पष्टता लाने के लिए परसर्गों का प्रयोग करते हैं या प्रयोग होने लगा है। प्राकृत तथा अपभ्रंश में विभक्तियों के रहते हुए भी सहायक शब्दों का प्रयोग इसी कारण प्रारंभ हुआ था, जो बाद में परसर्गों के रूप में दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार एक वाक्य के स्थान पर कई वाक्य या उपवाक्यों का प्रयोग, वाक्य के मध्य डैश का प्रयोग, वाक्य में अधिक पदों का प्रयोग आदि का कारण भी यह स्पष्टता लाने की प्रवृत्ति ही होती है और इसके कारण भी वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। चौथा कारण है बलाघात। बलाघात को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस, अर्थात भाषा प्रयोग के अंतर्गत जब हम किसी शब्द विशेष अथवा ध्वनि विशेष में उच्चारण में अधिक बल का प्रयोग करते हैं तो उसे बलाघात अथवा स्ट्रेस कहते हैं। कई बार देखने में आता है कि वाक्य के किसी विशेष पद के महत्व को प्रकट करने के लिए वक्ता उस पर बल प्रयोग करता है। ऐसा करने में प्रायः बलाघात वाले पद का स्थान भी वाक्य के आदि या अंत में हो जाता है। जैसे खाना अभी नहीं खाया है। सामान्य दशा में जहाँ ये वाक्य रचना होती कि अभी खाना नहीं खाया है, वहीं उस खाना न खाने की क्रिया पर अधिक बल देने के लिए वक्ता कह रहा है खाना अभी नहीं खाया है। ऐसी स्थिति में वाक्य का जो कर्म है वो सर्वप्रथम आ गया और बाकी क्रिया या वाक्य रचना बाद में क्रम से आई है और इस तरह से इस बलाघात ने वाक्य में परिवर्तन को उत्पन्न कर दिया है। पांचवा कारण वाक्य परिवर्तन का है मानसिक स्थिति। भाषा में वाक्यों की रचना पर वक्ता की मानसिक स्थिति का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि किसी बाह्य या आंतरिक कारण से वक्ता क्षुब्ध है, घबराया हुआ है, दुखी है, तो उसकी भाषा में वाक्य छोटे छोटे और पद क्रम भी अव्यवस्थित रहता है। यही कारण है कि युद्धकालीन भाषा तथा शांतिकालीन भाषा में बड़ा अंतर रहता है। शांतिकालीन भाषा में जहाँ प्रयुक्त वाक्यों में व्यवस्था अधिक व्याकरणिक रूप से परिमार्जित होती है, वहीं युद्धकालीन भाषा में वाक्यों का परिमार्जित रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। प्रयत्न लाघव जिस तरह से अनुकरण मनुष्य का सहज स्वभाव है, या अरस्तु के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुकरण मनुष्य का एक प्रधान गुण है, उसी तरह से प्रयत्न लाघव भी उसकी एक विशेष प्रवृत्ति है। आधुनिक रूप में या आधुनिक काल में इस प्रयत्न लाघव को शॉर्टकट कहते हैं और यही कारण है कि ये प्रयत्न लाघव के लिए तो सभी जगह अवसर या मौका रहता है। अतः भाषा के अन्य अंगों की भांति वाक्य परिवर्तन में भी ये कारण रूप में रहता है। वाक्यों में कुछ प्रत्ययों
तथा पदों का लोप इसी का परिणाम है। जैसे आंखों से देखी बात सच होती है, ये वाक्य होता है, लेकिन इसके स्थान पर प्रयत्न लाघव में हम प्रयोग करते हैं आंखों देखी बात सच होती है। से का हमने यहाँ पर लोप कर दिया है। अनुकरण की प्रवृत्ति। अनुकरण की प्रवृत्ति से भी वाक्य की रचना में अनेक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। कई बार देखने में आता है अनेक वक्ताओं में कुछ विशेष कारणों से विशेषता उच्चता की भावना के कारण किसी भाषा के अनुकरण की प्रवृत्ति हो जाती है। अर्थात वक्ता जो है किसी भाषा विशेष को उच्च मानने के कारण उस भाषा का अनुकरण बहुतायत से करने लगता है। ऐसे वक्ता अपनी भाषा में उस तथाकथित उच्च भाषा का अनुकरण जानबूझकर करने लगते हैं, जिससे उनकी अपनी भाषा के वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मोहन ने कहा, तुम नहीं जा सकते, सोहन ने उसे रोका। ये अंग्रेजी की वाक्य रचना का अनुकरण है। और ये अनुकरण वाक्य परिवर्तन में तो हम वाक्य परिवर्तन के कारणों के अंतर्गत परिगणित कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ये अनुकरण की प्रवृत्ति वक्ता पर या भाषा प्रयोगकर्ता पर इतना अधिक हावी हो जाती है कि वे अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में उसी उच्च भाषा के शब्दों का प्रयोग इतना अधिक करने लगते हैं कि वे अपनी भाषा को ऐसा मिला जुला रूप दे देते हैं कि यह ज्ञात ही नहीं होता कि वह भाषा का कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहा है। जहाँ अन्य भाषा का प्रभाव वाक्य रचना को अनजाने में ही प्रभावित करता है, वहाँ अनुकरण में जानबूझकर अपनी भाषा को दूसरी भाषा के आधार पर बदलने का प्रयास किया जाता है। नवीनता का प्रयास या नवीनता के प्रति आकर्षण। अनेक वक्ता तथा लेखक अपनी भाषा में नवीनता लाने के लिए वाक्यों में नए नए प्रयोग करते हैं। यदि हम अपनी हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा के साहित्य का आधुनिक काल तो इस नवीनता के प्रति विशेष रूप से आग्रही रहा है और शिल्प की दृष्टि से आधुनिक हिंदी कविता में अनेकानेक ऐसे प्रयोग किए गए हैं जो पाठकों को चौंकाते हैं और उनके अध्ययन के लिए विवश करते हैं। इस प्रयास में वाक्य में प्रचलित पद क्रम को बदल दिया जाता है। जैसे यह स्थान मनुष्य मात्र के लिए है के स्थान पर यह स्थान मात्र मनुष्यों के लिए है। इसके अतिरिक्त अनेक बार कर्ता विहीन या क्रिया विहीन वाक्यों का प्रयोग भी देखा जाता है। नवा कारण है अज्ञानता या अज्ञान। अज्ञानता तो मनुष्य के हर परिवर्तन और हर परिस्थिति के लिए उत्तरदायी होती ही है। यहाँ भी भाषा अध्ययन में भी अज्ञानता के कारण भी वाक्यों में अधिक पदों का प्रयोग होने से वाक्य परिवर्तन हो जाता है। हम देखते हैं अनेक वक्ता दरअसल, दर हकीकत, सज्जन आदि शब्दों के स्थान पर वाक्यों में दरअसल में, दर हकीकत में, सज्जन पुरुष आदि का प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्य रचना में परिवर्तन हो जाता है। वैसे देखें तो व्याकरणिक दृष्टि से ये अधिक पदत्व दोष में आता है कि दर हकीकत अर्थात हकीकत में, इसका अर्थ स्वयं ही यही है और यहाँ पर में लगाकर, कारक लगाकर वक्ता ने अपनी अज्ञानता या अज्ञता का ही परिचय दिया है। परंपरावादिता। कभी कभी परंपरावादिता से भी वाक्यों में परिवर्तन होता है या हो जाता है। संस्कृत में विशेष विशेषण का अन्वय आवश्यक था और विशेषण भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग होते थे। जैसे चतुरः बालका
या चतुराह बालिका, हिंदी में इस परंपरा का पालन कुछ विशेषणों में तो हो रहा है, किंतु कुछ हिंदी की प्रकृति के अनुसार विशेषण का एक ही लिंग रह गया है। संस्कृत के प्रति आग्रह रखने वाले कुछ विद्वान हिंदी में अब भी चतुराह बालिका जैसा प्रयोग करते हैं, जिससे हिंदी वाक्यों में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार संस्कृत में आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता था। परंपरा पालन के लिए हिंदी में भी ऐसे प्रयोग चल पड़े हैं, जिससे हिंदी की वाक्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि हिंदी में एक वचन के लिए बहुवचन के प्रयोग का कोई नियम नहीं है। वह आया के स्थान पर वे आए आदि उदाहरण ऐसे ही हैं। आदर देने के लिए आजकल बोलचाल की हिंदी में आप आए या आप गए जैसे कुछ वाक्यों का प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से हो रहा है। वाक्य परिवर्तन की दृष्टि से ऐसे प्रयोगों का बहुत ही अधिक महत्व है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जीवन की भांति भाषा के अंग वाक्य अथवा वाक्य में भी परिवर्तन के ऐसे अनेक कारण हैं, जो मानव जीवन से ही संबंधित हैं, या तो उसकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर आधारित हैं, या वे उसकी मानसिक स्थिति पर आधारित हैं, या उसके आसपास के परिवेश और वातावरण से प्रभावित हैं। जिन स्थितियों का मनुष्य सामना करता है या गुजरता है, उन सभी स्थितियों का प्रयोग उसकी भाषा में और उसकी वाक्य रचना पर भी पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भावुकता, संक्षेप की प्रवृत्ति आदि और भी ऐसे अन्य कारण हैं जिनसे वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, और ये वाक्य का परिवर्तन हमारे भाषाई रूप को भी या भाषा के रूप को भी परिवर्तित कर देता है। धन्यवाद।